नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। क्या कोई आवेशित चालक है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आज हम वह पढ़ेंगे। उससे पहले हम आवेशित को आपको पता है कि उस पर कोई ना कोई आवेश होगा तो उसी को आवेशित चालक बोलते हैं। और चालक क्या है, चालक तो आवेशित होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जो ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न होती है उसी को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यह कोई पत्थर है, यह पत्थर कहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो पत्थर वहीं पर ही पड़ा रहेगा जब तक उसके विपरीत उससे उस ऊर्जा से अधिक कोई अलग से ऊर्जा न लगाया जाए, वह अपनी स्थिति में ही रहेगा। आसान भाषा में समझिए कि यह क्या है, पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ है तो यह क्या है, अपनी क्या कर रहा है, अपनी स्थिति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। अगर इसके स्थिति के कारण कोई ऊर्जा नहीं होती तो ये डूगर कर कहीं चला जाता। जाहिर सी बात है, अगर आप ही के पास आप खड़े हैं, आपके अंदर ऊर्जा नहीं होती तो आप क्या होते हैं, गिर जाते हैं। सेम चीज, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना बस है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जो स्थिति के कारण आती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बस खत्म। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू करते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई चालक है, उसको आवेशित हम करते जा रहे हैं, उसको आवेशित तब तक करते जा रहे हैं जब तक कि वह पूरा आवेशित ना हो जाए। आपने धारिता पढ़ा है। धारिता क्या होती है कि वह अपने ऊपर मैक्सिमम कितना आवेश ग्रहण कर ले रहा है। जैसे आप जाते हैं शादी विवाह में खाना खाने, तो क्या होता है, जब तक आपका पेट नहीं भर जाता है तब तक आप खाते रहते हैं। सेम चीज़ वही है कि आवेश क्या है, चालक के लिए जो आवेश दे रहे हैं वह खाना है। जब तक उसका पेट नहीं भर जाएगा तब तक आवेश उसको देते रहना है और देते ही रहना है। और जब तक उसका पेट भर जाएगा, उसके पेट को भरने के लिए हम कितना कार्य कर रहे हैं, वही कार्य ही क्या है, वही कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था। इससे पिछले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वह क्या था, गोलीय चालक था। लेकिन यहाँ पर केवल आवेशित चालक दिया। आवेशित चालक का मतलब यह है कि उस आवेशित चालक का शेप कैसा हो गया हमें मालूम नहीं। ठीक है। तो अब देखिए हमें यह क्या किया है, पूरी तरह हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बस इसमें क्या कर दिया है, एक कार्य दे दिया है। क्या दे दिया है? कार्य दे दिया। तो आप जानते हैं, आप जब यह हम लोगों को कंफ्यूज करेगा तो हर एक कंफ्यूजन के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, सॉल्यूशन भी होता है। तो वही चीज हमने भी लिख दिया। हमने लिखा माना कि आवेशित चालक की धारिता C है। आपको पता है अगर वह चालक है, वह आवेशित है तो उसकी क्या होगी, धारिता भी होगी। तथा इसे प्लस Q, यहाँ पर हमने डैश दिया, अभी बता रहे हैं दिया, प्लस Q डैश आवेश देने पर इसका विभव क्या हो जा रहा है, V डैश हो जाता है। प्लस Q डैश, जैसे हमें यह नहीं पता है ना कि वह कितना आवेश खा रहा है, हमें यह नहीं पता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक आवेश को देने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, अगर वह हम निकाल लेंगे तो उसके बाद लाखों करोड़ों कितना भी आवेश दिया जाए हम निकाल लेंगे। जितना एक आवेश को निकालने में जो कार्य करना पड़ रहा होगा, उसी को हम बाकी सब में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब इसी एक आवेश, हमें दिया क्या है, धारिता दिया है, आवेश दिया है और विभव दिया है। जो शुरू में दिया रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वह रेशियो होता है, चाहे मल्टीप्लाई का हो चाहे डिवाइड का हो। और जो लास्ट में दिया रहता है इसका मतलब क्या है, इसी को आपको निकालना है। कैसे? आपने धारिता का पढ़ा है। धारिता क्या है, C बराबर होता है Q/V, यही होता है। हमें क्या निकालना है, V निकालना है, विभव, क्योंकि जो लास्ट में दिया रहता है उसी के फार्मूले को हम निकालते हैं। तो V बराबर क्या होगा, चूंकि यहाँ पर डैश है तो हम डैश लगा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन C। यही फार्मूला हमारा निकल कर आ रहा है। अब देखिए ये तो हमें पता है कि यही चीज़ है, बस थोड़ा सा हम फिर बदल कर दिए, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब एक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वह लिखेंगे। उससे पहले आप यह जान लीजिए, उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि अगर यह कोई चालक है, मान लीजिए हमने एक चालक ले रखा है, वह कॉपर मान लीजिए या फिर एल्युमिनियम, हमने दोनों का नाम लिख दिया, एक चालक ले रखा है। या आप पहले हम क्या करें, इसको एक धन आवेश दे रहे हैं। सब जब इस पे हम धन आवेश दे रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर क्या है, जीरो आवेश है, ठीक है। फिर जब जीरो आवेश रहता है तो इस पर हम अगर धन आवेश दे रहे हैं तो इस पर कोई हमें प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से आवेश क्या था, जीरो था। अब इसके बाद एक और आवेश लेकर जा रहा है, एक आवेश हो गया धन आवेश, फिर एक ले जा रहा है। जब दूसरे धन आवेश को हम लेकर जाएंगे तो हमें क्या, इस धन आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आपको पता है जब ये दोनों धन आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। जब ये एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे तो हमें समीप लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही काम फिर एक धन आवेश हम और लिख के, अब इन दोनों के विरुद्ध हमें कार्य करके इस आवेश को यहाँ पर रखना पड़ेगा। ऐसे ही एक और ऐसे ही ढेर सारे हम लेकर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है, जब जीरो आवेश था तो हम इस आवेश को ले गए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा। जब कोई कार्य करना नहीं पड़ रहा है तो विभव क्या होगा, जीरो होगा। अगर कार्य जीरो है तो विभव भी जीरो होगा। अगर कार्य कुछ करना पड़ रहा है तो विभव जीरो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, इतना बस हमें बताना था, हमने आपको बता दिया, आपको दिमाग में बस रखना है, ठीक है। अब यह आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे कि केवल इस प्लस आवेश को ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा। क्योंकि हम इस पूरे चालक पे ढेर सारे आवेश हैं, तो यह क्या, बहुत सारे आवेशों में यह क्या है, बहुत ही छोटा आवेश होगा। छोटा आवेश के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डी यूज करते हैं। अति सूक्ष्म आवेश के लिए हम क्या करते हैं, डी यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि अति सूक्ष्म आवेश क्या, डी क्यू, केवल डी क्यू नहीं, डी क्यू डैश को ले जाने में किया गया कार्य। अब देखिए जब आवेश छोटा है तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। पता है, जब आवेश छोटा है तो कार्य भी छोटा है। यह मार्कर छोटा है तो हमें इसको उठाने में कम कार्य करना पड़ा। अब इसी को हमने 1 किलो ला दिया, 2 किलो ला दिया, तब तो भाई मुश्किल ही है। तो देखिए जब छोटा कार्य है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए भी सूक्ष्म कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए हम एक टर्म जैसे लिखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे, v डैश इंटू डी क्यू डैश। अब कहेंगे भाई कार्य बराबर यह कहाँ से आ गया, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यह होता है। यहाँ तो नहीं बल है ना ही विस्थापन है। अब देखिए आपने विभवांतर में पढ़ा था, विभवांतर क्या होता है, किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उनके बीच के विभव की जो दूरी होती है वही विभवांतर होता है। और आपने फार्मूला निकाला था B बराबर W बाई क्यू, यहीं से हमने लिख दिया V इंटू क्यू बराबर W, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो हमारे केवल एक आवेश के लिए है। अब हमें क्या निकालना है, सबका निकालना है। और हमने बहुत पहले बता रखा है कि जब सबका निकालना पड़ेगा तो सभी का आकलन करना पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए, एक ट्रिक, सभी का आकलन। आकलन मतलब होता है गणना, और यहाँ पर क्या है, सभी का आकलन से मतलब है सभी का समाकलन, सभी का समाकलन। अब समाकलन करेंगे तो हमारे लिए लिमिट लगाना पड़ेगा। वह कैसे होगा, देखिए मान लेंगे, माना टोटल आवेश क्या है, कुल आवेश, माना कुल आवेश
क्यू है। यहाँ पर हमने एक आवेश को माना है क्यू डैश, मान लीजिए पहला आवेश है क्यू है, फिर एक दूसरा आवेश है क्यू डबल डैश, क्यू ट्रिपल डैश, क्यू चार डैश, और इन जब को सम किया हमने, मान लीजिए इसे डॉट डॉट करके गया, और जब सबको जोड़ा तो हमने मान लिया टोटल आवेश कितना है क्यू है। आप कहेंगे भाई क्यू माना आपने यहाँ पर 12 क्यू मान लीजिए, 2 लाख क्यू मान लीजिए, यह सब भाई नहीं होता है, हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए बस ऐसा करना पड़ता है। तो हमने मान लिया कुल आवेश क्या है क्यू है। तो जब आवेश ज्यादा हो गया तो कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा कार्य लगाएंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना होगा, बी डैश इंटू क्यू डैश। अब देखिए पहले आवेश कितना था, 0 था, फिर हमने आवेश देते गए और कुल आवेश कितना हो गया क्यू। वही चीज तो हमने लिखा है, कुल आवेश क्या है, यदि कुल आवेश क्यू है तो देखिए कहाँ से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ क्यू तक। यह लोअर लिमिट हो गया या अपर लिमिट हो गया। हमेशा ध्यान रखिए जहाँ से शुरू होता है वह हमेशा लोअर लिमिट होता है और जहाँ पर खत्म होता है वह अपर लिमिट होता है। वही यह लोअर लिमिट होता है या अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, 0 है, और अपर लिमिट क्यू है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अब यहाँ से हम v की वैल्यू रख देंगे, क्या आएगा 0 टू क्यू, v की वैल्यू कितना है क्यू डैश अपन c और डी क्यू डैश, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, धारिता कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए दूसरे कलर से लिख रहे हैं, धारिता W बराबर 1/c 0 टू क्यू डैश इंटू डी क्यू। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ x dx बराबर क्या होता है x n+1 अपान n+1, x टू पावर n+1 अपान n+1। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस क्या है q है, तो q डैश का स्क्वायर, पहले से पावर 1 है और +1 कर देंगे 2 हो जाएगा, वही काम यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू q। अब बस क्या करना है, एक बार इसको रखना है एक बार इसको रखना है। बस क्या होता है, अपर को पॉजिटिव लेते हैं और लोअर को निगेटिव, यानी कि अपर में से निगेटिव को लोअर को घटा देते हैं। बस 1/c, यहाँ पर q डैश की जगह पे क्या हो जाएगा q का स्क्वायर माइनस 0, और जो यहाँ पर 2 था उसको हम बाहर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या आएगा, हमारा जो लास्ट वाला फार्मूला आएगा वह आएगा W इज इक्वल टू 1/2c q का स्क्वायर। यह जो हमारा फार्मूला निकल कर आया यही चालक द्वारा जो किया गया कार्य है, और यही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। यही कार्य हमारा क्या है, यही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा है। अगर किसी कोई वस्तु स्थितिज ऊर्जा, अगर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यह है तो उसको उस स्थान से उसे गतिमान करने के लिए, गतिज ऊर्जा में लाने के लिए इससे अधिक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर कि यही चालक का कार्य है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन में देखिए हम क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन में हमने पहला क्या रखा था v इक्वल टू क्यू अपान सी। अभी दो इसी में हम कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ से q बराबर क्या लिख सकते हैं v इंटू सी रखने पर, किसमें मान लीजिए इक्वेशन 2 है, ठीक है, यह इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर होगा 1/2c, बस q के जगह पर vc स्क्वायर रख दीजिए, v स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, एक सी से
एक सी कट जाएगा तो W बराबर क्या बचेगा 1/2 बी स्क्वायर सी। अभी भी एक फार्मूला बच रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू निकालिए, सी बराबर क्या हो जाएगा Q/V। अब सी के जगह पर Q/V रखिए पहले ही इक्वेशन में, तो W बराबर हो जाएगा 1/2 Q इंटू, मान लीजिए B तो ऊपर चला जाएगा। एक बार ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हमने क्या क्या रखा, V की वैल्यू रख चुके, Q की वैल्यू रख चुके, अब C की वैल्यू रखना है। तो पहले इक्वेशन में ही पर रखिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे लग रहा है। W बराबर हो जाएगा 1/2, और C की जगह पर क्या रखना है, C की जगह पर रखना है Q/V, और यहाँ पर ऊपर क्या है Q का स्क्वायर। अब देखिए एक Q से एक Q कट जाएगा और W बराबर आएगा 1/Q इंटू V, ये V ऊपर चला जाएगा। अब देखिए हमें 3 इक्वेशन मिल गए हैं, एक यह मिल गया, एक यह मिल गया, मान लीजिए वह तीसरा था, यह हो जाएगा चौथा, यह हो जाएगा आपका पांचवा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो U होगा, जो टोटल कार्य होगा वह किस टर्म में आ सकता है, या तो 1/2C/Q² होगा, या फिर 1/2B² होगा, या फिर 1/2Q इंटू V। किसी भी टर्म में अगर मान लीजिए सी दिया है, Q दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं, VC दिया है तब भी निकाल सकते हैं, Q इंटू V दिया है तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा हमारा आज का टॉपिक, खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।